मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि हम लोग गैर व्यापारिक संगठन चैप्टर पढ़ रहे हैं और गैर व्यापारिक संगठन चैप्टर के अंतर्गत 3 खाते बनाए जाते हैं: प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा, जिसमें हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है ये मैंने आपको पहले लिखा दिया था और आपको उम्मीद करते हैं कि याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखाया गया था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण है, जो एक क्या है वास्तविक खाता है। और वास्तविक खाता का मतलब क्या बतलाए थे, जो वस्तु या संपत्ति से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदे लिखे जाते हैं और यह रोकड़ खाता के जैसा ही होता है, जिसके कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष बताए थे, एक प्राप्ति पक्ष और दूसरा भुगतान पक्ष। नाम है प्राप्ति पक्ष मतलब रिसिप्ट साइड, मतलब कि इधर जो भी वस्तु या संपत्ति आएगा वो प्राप्ति में और जो भी वस्तु या संपत्ति जाएगा वो भुगतान में। और जब हम प्राप्ति या भुगतान करेंगे तो 2 तरह के मद होते हैं, पूंजीगत हो या आयगत। तो कहा जाता है कि इसमें पूंजीगत या आयगत से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राप्ति पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित सभी पूंजीगत एवं आयगत प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। मतलब हो गया कि कोई भी पूंजीगत मद हो चाहे आयगत मद हो, चाहे कोई भी वर्ष से संबंधित हो, केवल आ रहा है तो प्राप्ति में और अगर जा रहा है तो भुगतान में लिखा जाता है। इस तरह से प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं आपको पहले से बता दिया गया है और ये भी बता दिया गया था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है। तो इसके बताए थे रिसिप्ट एंड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके 2 पक्ष हो जाएंगे, एक रिसिप्ट साइड और दूसरा पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में प्राप्तियों को लिखा जाता है। कौन सी प्राप्ति, तो लिखा है इस पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित सभी प्रकार के पूंजीगत मद हो चाहे आयगत मद हो, केवल प्राप्त हो रहा है, आ रहा है तो प्राप्ति में और अगर जा रहा है तो भुगतान में। इसमें वही लिखा है इस पक्ष में भी किसी भी वर्ष से संबंधित सभी प्रकार के मदे चाहे पूंजीगत हो या आयगत मदे हो, सभी को भुगतान को इसमें लिखा जाता है। इसलिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना बहुत ही सरल और आसान है। इसे एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही चीज देखना है कि वस्तु या संपत्ति आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो प्राप्ति में और जा रहा है तो भुगतान में। फिर इसमें क्या रहता है कि मदे पूंजीगत हो या आयगत हो उससे कोई मतलब नहीं, आया तो इसमें गया तो। अब जब हम दूसरा होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद जो दूसरा खाता बनाया जाता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो आप जान गए हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रथम चरण है, तो स्वाभाविक ही इसके बाद ही ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। तो आप लिख सकते हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए वह गैर व्यापारिक संगठन के लेखांकन का द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और फिर इसी की सहायता से हम द्वितीय चरण में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। उसमें भी 2 पक्ष होंगे, एक एक्सपेंडिचर पक्ष होगा और दूसरा इनकम पक्ष। अब दोनों में अंतर क्या है कि इसमें हम किसी भी वर्ष से संबंधित लेन देन लिखते हैं, लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित लेन देन ही लिखने होंगे। दूसरा, इसमें दोनों मदों में कोई अंतर नहीं माना जाता, पूंजीगत हो चाहे आयगत हो, लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो केवल और केवल आयगत मदों को ही शामिल किया जाएगा। बस यही अंतर अगर आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कोई भी सवाल बिल्कुल भी आसानी से बनेगा। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषताओं का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अभी ऊपर में समझा दिया गया और फिर आज हम उसकी विशेषताओं को अच्छे से याद कर लेंगे, फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में आप थोड़ा सा चीज़ तो जान ही गए। क्या जान गए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बनाया जाता है, इसलिए इसे लेखांकन का द्वितीय चरण कहते हैं। दूसरा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी वर्ष से संबंधित लेन देन को शामिल कर देते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित लेन देन को लिखा जाता है।
तीसरा कि इसमें पूंजीगत एवं आयगत मदों में कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन जब हम इसकी सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसमें केवल आयगत मदों को शामिल किया जाता है। तो ये मैंने चर्चा आप पर कर दी, लेकिन आज हम केवल जानेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषता क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लिए हैं और समझ गए हैं तो इसकी विशेषता को मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, केवल आप लिखेंगे क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको केवल यहां पर प्रश्न लिख लेना है और वो लिखना है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और फिर यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से 1 नंबर दे देना है। अब निम्नलिखित विशेषताएं हैं, अब इसके लिए हमको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बस यहाँ से देखते जाइए। पहली विशेषता क्या प्राप्ति एवं भुगतान खाता का, तो पहले ही है प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण है। यहाँ तक 1 पॉइंट। अब इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में। अब 1 नंबर के बाद आ जाते हैं 2 नंबर में। अब 2 नंबर में क्या है, तो दूसरा नंबर है कि यह एक वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट है। तो दूसरी विशेषता हो जाएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट है। तीसरा विशेषता हो जाएगा कि इसके अंतर्गत पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदे लिखे जाते हैं। तो फिर यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट में लिख लीजिएगा कि इसके अंतर्गत पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदे शामिल किए जाते हैं। फिर उसके बाद चौथा विशेषता हो जाएगा कि यह रोकड़ खाता के जैसा होता है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट हो जाएगा। फिर 5वां पॉइंट हो जाएगा कि जिसके 2 पक्ष होते हैं, प्राप्ति पक्ष एवं भुगतान पक्ष। तो यहाँ पर 6ठा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक आपको लिखना है। और अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख दीजिए 7वां पॉइंट कि प्राप्ति पक्ष में किसी भी वर्ष से संबंधित सभी पूंजीगत एवं आयगत प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। और 7वां में 7 के बाद 8वां में लिख दीजिए भुगतान पक्ष में सभी प्रकार के भुगतानों को लिखा जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो। इस तरह से 8 पॉइंट आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट लिख कर याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये जान लीजिए बाबू कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में थ्योरी को जब तक हम अच्छे तरह से नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इसके सवालों को नहीं बना सकते। और दूसरा मैंने क्या कहा कि एग्जामिनेशन में भी सबसे ज़्यादा थ्योरी इसी चैप्टर से आती है। ठीक है, और ये आगे के सवाल बनाने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको इसकी परिभाषा इतने सरल तरीके से लिखा दिया है कि अगर ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर लिए होंगे तो फिर इसकी विशेषताएँ शायद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ से एक एक लाइन को यहाँ पर अलग अलग छांट कर लिखते चले जाइए, तो आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जब इसकी विशेषताओं को आप अच्छे से समझ लेंगे तो कल जैसे ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताएंगे आपको पूरा अक्षर से समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कल के क्लास को अच्छे तरह से समझने के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताओं को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और एक नोटिस ये देना है कि मैंने आपको व्हाट्सएप में नोटिस दे दिया था कि 1 तारीख से हम लोग कोचिंग खोल रहे हैं, लेकिन हम लोग हो सकता है कि 25 तारीख से ही कोचिंग खोल दें। ठीक है ना, आज आपका 21 तारीख हो गया और हम लोग 25 तारीख से ही कोचिंग खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं। कल हम आपको कंफर्म बता देंगे, तो हो सकता है कि हम लोग 25 तारीख से ही कोचिंग स्टार्ट कर लें, है ना। तो कल का वीडियो में वेट कीजिए। कल का वीडियो में मैं आय एवं व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बताऊंगा, और मैं उसी वीडियो में यह भी बता दूंगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो 1 तारीख से मैंने आपको कहा था, लेकिन हो सकता है कि 25 तारीख से ही, 25 तारीख शुक्रवार पड़ रहा है, 25 तारीख से ही हम लोग कोचिंग खोलेंगे। आज के लिए इतना ही।